आज का टॉपिक है एसिटाइलसिस्टीन। एसिटाइलसिस्टीन को एन-एसिटाइलसिस्टीन भी कहते हैं। और सबसे पहले बात करें इंट्रोडक्शन की, तो इसमें एसिटाइलसिस्टीन जो रहता है सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड होता है और ये डिराइव्ड होता है अमीनो एसिड सिस्टीन से। इसका जो मेन काम होता है वो 3 होता है। पहला, ये एक म्यूकोलिटिक एजेंट की तरह काम करता है, म्यूकस का ब्रेकडाउन। दूसरा, ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। और तीसरा, ये ग्लूटाथियोन का प्रिकर्सर होता है। क्योंकि ये म्यूकोलिटिक होता है इसलिए इसका यूज़ पल्मोनोलॉजी में बहुत यूज़ करते हैं। दूसरा, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है इसलिए इसका हेपेटोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी में यूज़ करते हैं, साथ में रेडियोलॉजी में भी। जो एसिटाइलसिस्टीन होता है, वो कंट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी को प्रिवेंट करता है। और दूसरा, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करता है। तो पहला हो गया कंट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी और दूसरा हो गया ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो ये जब भी हम लोग किसी भी आयोडीनेटेड कंट्रास्ट से अगर हम लोग यूज़ करते हैं और उसे सीटी स्कैन करते हैं या किसी अदर इन्वेस्टिगेशन के लिए आयोडीनेटेड कंट्रास्ट का यूज़ करते हैं, तो एन-एसिटाइलसिस्टीन जो रहता है, वो उसके एज़ अ फ्री रेडिकल स्कैवेंजर की तरह काम करता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। अगर बात करें अवेलेबिलिटी की, तो ये 3 फॉर्म में अवेलेबल होता है, ओरल, आईवी और इन्हेलेशनल फॉर्म। जो मेन इसका फॉर्म होता है, जिस फॉर्म में यूज़ करते हैं, वो होता है ओरल। आईवी फॉर्म में यूज़ करने से हाइपोटेंशन हो जाता है, क्योंकि इससे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा, अगर इन्हेलेशनल फॉर्म में भी कम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ब्रोंकोस्पाज़म कराता है, तो अस्थमा पेशेंट के समय यूज़ करते समय हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। यूज़ नहीं करते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूला होता है C5H9NO3 यस, तो ये इसका मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूला होता है और जैसा कि मैंने बोला ये प्रेफ़र किया जाता है ओरल रूट से फॉर सीआईएन प्रिवेंशन। काम कैसे करता है? पहला तो एक चीज़ ये कि ये ग्लूटाथियोन का प्रिकर्सर होता है। अब ग्लूटाथियोन का प्रिकर्सर होता है तो ग्लूटाथियोन जो रहता है खुद एक एंटीऑक्सीडेंट होता है इंट्रासेल्युलर। तो अगर ग्लूटाथियोन और ज़्यादा बनेगा तो वो इंट्रासेल्युलर डिफेंस को बढ़ाता है। दूसरा, एसिटाइलसिस्टीन एक डायरेक्टली भी ये एक फ्री रेडिकल स्कैवेंजर की तरह काम करता है और ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ होती है उसको न्यूट्रलाइज़ करता है। तीसरा, जो एंडोथेलियम होता है उसके फंक्शन को इम्प्रूव करता है। अब एंडोथेलियम के फंक्शन इम्प्रूव होने से क्या होता है, और ज़्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड निकलेगा। नाइट्रिक ऑक्साइड और निकलता है तो जिसकी वजह से वैसोडाइलेटेशन और होता है और फंक्शन उसका बढ़ता है। इसमें म्यूकोलिटिक प्रॉपर्टी होती है। म्यूकोलिटिक प्रॉपर्टी होती है, करता क्या है ये, जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है म्यूकस में उसको ब्रेक कर देता है। तो इसको इसलिए सिस्टिक फाइब्रोसिस या लंग के केसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो जो मेन इंडिकेशंस हैं, पहला हो गया कंट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी, उसमें यूज़ करते हैं। दूसरा, ये ऑक्सीडेटिव डैमेज को प्रिवेंट करता है, तो हम लोग इसको सीटी यूरोग्राफी या एंजियोग्राफी में यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर्स। तीसरा, जो एक्सपेरिमेंटल है, वो ये कि रीनल ट्रांसप्लांट के केसेस में पोस्ट ऑपरेटिवली यूज़ कर सकते हैं टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। और दूसरा, इश्केमिया और रिपरफ्यूजन इंजरी जो रहता है उसको कम करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो पहला हो गया कि कंट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी को प्रिवेंट करने के लिए अगर कोई पेशेंट नोन केस ऑफ सीकेडी या डायबिटीज़ है, जो कि हाई रिस्क कैटेगरी में आता है, तो उसमें हम लोग प्रोफाइलेक्टिकली ओरल जो है एन-एसिटाइलसिस्टीन यूज़ करते हैं, ताकि कंट्रास्ट से नेफ्रोपैथी ना हो। फिर दूसरा जो रहता है ऑक्सीडेटिव डैमेज को ये प्रिवेंट करता है, इसलिए सीटी यूरोग्राफी और एंजियोग्राफी में इसका यूज़ करते हैं। फिर तीसरा जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ये प्रिवेंट करता है, तो रीनल ट्रांसप्लांट के केसेस में तो और ये इस इस्कीमिया रिपरफ्यूजन इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये अभी एक्सपेरिमेंटल है इसमें। फिर उसके बाद ब्लैडर थेरेपी के केस में इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस जो रहता है, उसमें इसका रोल अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। उसमें भी देकर देखते हैं कि कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेटिव डैमेज को प्रिवेंट कर रहा है। फिर फाइनल जो 5वां है, वो होता है हेपेटोरेनल सिंड्रोम। हेपेटोरेनल सिंड्रोम के साथ अगर किसी पेशेंट को लीवर फेलियर हो रहा है, तो ऐसे केस में सपोर्टिव केयर की तरह यूज़ कर सकते हैं। अब क्वेश्चन अराइज़ होता है, ये कंट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी होता क्या है? कंट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी एक तरीके का एकेआई है, एक्यूट किडनी इंजरी,
जो कि मेनली होता है आईवी कंट्रास्ट और कंट्रास्ट कौन-सा होना चाहिए? आयोडीनेटेड। तो आईवी आयोडीनेटेड कंट्रास्ट यूज़ करने के बाद पेशेंट अगर एकेआई डेवलप करता है, तो उसको बोलते हैं कंट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी। ये सब में नहीं होता है रिस्क फैक्टर होना चाहिए। तो रिस्क फैक्टर क्या-क्या होता है? अगर हम लोग कंट्रास्ट बहुत ज़्यादा यूज़ कर दें, हाई कंट्रास्ट वॉल्यूम, दूसरा पेशेंट ऑलरेडी बहुत डिहाइड्रेटेड है, तीसरा पेशेंट को डायबिटीज़ है पहले से और चौथा पेशेंट इज़ नोन केस ऑफ सीकेटी और उसका ईजीएफआर 60 से कम है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एन-एसिटाइलसिस्टीन देना चाहिए। एन-एसिटाइलसिस्टीन जो है मेनली ओरल के फॉर्म में यूज़ करते हैं। जब भी ऐसा कोई पेशेंट इन्वेस्टिगेशन कराने जाए तो 24 घंटे पहले हम लोग 1200 मिलीग्राम बीडी उसको स्टार्ट करेंगे एन-एसिटाइलसिस्टीन, फिर उसके बाद अगले 2 दिन तक कंटिन्यू करेंगे प्रोसीजर होने के बाद। ये तो मोस्ट कॉमनली जो ओरल फॉर्म में यूज़ करते हैं। अब बाय चांस अगर ओरल पेशेंट नहीं ले पा रहा है या किसी तरीके से नहीं यूज़ कर पा रहा है, तो हम लोग आईवी एक अल्टरनेटिव फॉर्म की तरीके से यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग एनएस 500 एमएल एनएस में 4 घंटे में देते हैं। तो 500 एमएल एनएस में हम लोग एन-एसिटाइलसिस्टीन डिज़ॉल्व कर देते हैं और स्लो इन्फ्यूज़न 4 घंटे में देते हैं। जो डोज़ होता है वो होता है 150 मिलीग्राम पर केजी। अब अगर बात करें ज़्यादा इफ़ेक्टिव कौन-सा होता है तो जो हम लोग इसको सलाइन के साथ यूज़ करते हैं, वो आईवी फॉर्म दैट इज़ मोस्ट इफ़ेक्टिव। इस पे बहुत सारी एन-एसिटाइलसिस्टीन पे ट्रायल हुआ है और उसमें इसका रोल जो है डाउटफुल होता है कि ये रिकमेंडेशन जो है बेनिफिशियल है या नहीं। फिर भी इसको हम लोग हाई रिस्क पेशेंट में यूज़ करते आ रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी लो कॉस्ट होता है, एंटीऑक्सीडेंट रोल इसका नोन है और सेफ्टी प्रोवाइड करता है। अब बात करें फार्माकोकाइनेटिक्स का तो मोस्टली जो ओरल फॉर्म में यूज़ करते हैं, उसकी बायोअवेलेबिलिटी बहुत ही कम है, ओनली 10%। तो 10% बायोअवेलेबिलिटी और टी हाफ इसका सिर्फ़ 5.6 आवर्स, साढ़े 5 घंटे होता है और ये काम लेकिन 30 मिनट्स के अंदर करना चालू कर देता है। तो विदिन 30 मिनट्स जैसे ही हमने लिया 30 मिनट्स के अंदर 10% ये एब्ज़ॉर्ब हो गया और हमारी बॉडी में साढ़े 5 घंटे इसका कम से कम तो रहेगा। ये पूरा जो ड्रग है वो मेटाबोलाइज़ होता है लिवर से और फाइनली जब निकलना होता है एक्सक्रीशन की ज़रूरत होती है तो किडनी से बाहर निकल जाता है। तो हमने जैसा डिस्कस किया था इसका जो डोज़ेज़ है, ओरल अगर हम बात करें तो 1200 मिलीग्राम बीडी 1 दिन पहले यूज़ करते हैं 24 आवर पहले और 2 दिन बाद तक प्रोसीजर के। अगर हम लोग आईवी की बात करें तो आईवी में डोज़ेज़ होता है 150 मिलीग्राम पर केजी आईवी और इसको देते हैं हम लोग 100 एमएल एनएस में विथ स्लो इन्फ्यूज़न देते हैं। स्लो इन्फ्यूज़न का मतलब है कि 4 घंटे में इसको चढ़ाना रहता है 500 इन 4 आवर्स। और जो एक्सपेरिमेंटल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस थेरेपी है, उसमें अलग-अलग डोज़ है और रिसर्च चल रहा है अभी इस पे। अब बात करें एडवर्स का तो जैसे ही 10% से बायो अवेलेबल है तो 90% जो है एब्ज़ॉर्ब नहीं हो रहा है, निकल जाता है। तो मैं हमने जैसे हमें पता है फ़ॉस्फोमाइसिन भी कुछ इसी तरह की ड्रग है और उसकी बायो अवेलेबिलिटी 37% के अराउंड है। तो जब फ़ॉस्फोमाइसिन लेते हैं तो पेशेंट को जैसे गैस बनता है, फ्लैटुलेंस होता है और नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया होता है। उसी तरीके से सेम इसमें फ्लैटुलेंस, नोज़िया, वॉमिटिंग और डायरिया होगा और इसका टेस्ट जो है बहुत ही गंदा होता है, मेटालिक टेस्ट, पेशेंट को मेटालिक टेस्ट फ़ील होता है और जैसे फ़ॉस्फोमाइसिन में पेशेंट को एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन होती है, इसमें भी एनाफाइलेक्सिस का रिएक्शन रहता है और पेशेंट जो है ब्रोंकोस्पाज़म डेवलप कर सकता है अगर हम लोग इनहैलेशनल फॉर्म में यूज़ करें। आईवी फॉर्म में यूज़ करेंगे तो एनाफाइलेक्टाइड रिएक्शन होगा और पेशेंट को हाइपोटेंशन डेवलप हो सकता है आईवी फॉर्म में। और चूँकि ये मोस्ट ऑफ द ड्रग जो है लिवर से होता है तो बहुत रेयर हेपेटोटॉक्सिक कराता है जो कि बहुत ही रेयर होता है, नॉन सिग्निफिकेंट होता है क्योंकि हम वैसे ही इसको एज़ अ एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करते हैं इन केस ऑफ हेपेटोरेनल सिंड्रोम टू प्रिवेंट द लिवर ओनली। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें, कब नहीं यूज़ करना चाहिए, तो इसमें जो अगर कोई पहले से नोन है कि पेशेंट को न्यू अगर पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इससे होता है, तो हमें नहीं यूज़ करना चाहिए और दूसरा अगर पेशेंट नोन केस ऑफ अस्थमा है, तो हमें इनहैलेशनल फॉर्म में नहीं यूज़ करना चाहिए क्योंकि ब्रोंकोस्पाज़म इसका बहुत सीवियर होता है। बाकी रिलेटिव इंडिकेशन होता है कि अगर पेशेंट को ऑलरेडी जीआई एब्सेट है, पेट खराब है, तो नहीं यूज़ करना चाहिए और इसके साथ में हम लोग कोई और नेफ्रोटॉक्सिक एजेंट यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत ध्यान से यूज़ करना चाहिए।